हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं मौर्य काल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी हिस्ट्री सब्जेक्ट की करवाई जाती है एवं यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करवाई जाती है। यदि आप चैनल पर आ ही गए हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है एवं उससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उनको क्लियर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बिना देरी के क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है। इसमें बताया गया है कि मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया है और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों के द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है, जैसे एरियन, डायोडोरस, जस्टिन और प्लूटार्क। तो इनमें से कौन कौन से हैं? मेगास्थनीज की जो मूल पुस्तक है वो उपलब्ध नहीं है, लुप्त हो गई है, लेकिन उसके जो विवरण है हमको किन किन लेखकों के विवरण से मिलते हैं। तो इसमें दिया गया है एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो। हम देखते हैं नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि 1 एवं 3, 1, 2 एवं 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एवं 5। तो हम देखते हैं फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 एवं 5। एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, इन सभी के माध्यम से थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ चीजों की जानकारी हमको मिलती है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और कहाँ पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था। आया कहाँ था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और कब आया था? 304 ईसा पूर्व से लगभग 299 ईसा पूर्व तक इसका जो काल का समय है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है, वो इस बीच रहा है 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक। से 299 ईसा पूर्व तक रहा है। और इसका जो ग्रंथ है इंडिका, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जो है जानकारी मिलती है। यद्यपि ग्रंथ तो अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसका उदाहरण है ये इन लेखकों जैसे कि एरियन है, डायोडोरस है, जस्टिन है, प्लूटार्क है, इनके जो भी लेखन है इनसे हमें मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 एवं 5। फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित होता था, जिसके सदस्यों की संख्या थी। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 30 होती थी। कितनी होती थी? सदस्यों की संख्या 30 होती थी। इसमें बताया गया है कि मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरिक अथवा पुरमुख्य कहलाता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर की परिषद की 5-5 समितियों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। पहली समिति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास तथा चिकित्सा आदि का प्रबंध करती थी। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी एवं 5वीं समिति उद्योग समिति थी, जो बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकती तथा मिलावट में अपराधियों को दंड दिलाती थी। मतलब कि जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई व्यापारी है,
वो अपराध में मिलावट कर रहा है तो उन व्यापारियों को पांचवी समिति दंड दिलाती थी। छठी समिति कर समिति थी जो क्रय विक्रय की वस्तुओं पर क्रय वसूलती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित होता था और इसमें सदस्यों की संख्या 30 थी और टोटल समितियों की संख्या जो थी वो 6 थी। एक समिति में 5 सदस्य होते थे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का घोली शिल्प किससे संबंधित है? मौर्य काल से, कुषाण काल से, शुंग काल से या गुप्त काल से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल से। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शैल शिल्प 3री ईसा पूर्व में मौर्य काल के दौरान अशोक ने बनवाया था। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट धौली का शैल शिल्प 3री ईसा पूर्व में मौर्य काल के दौरान अशोक ने बनवाया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा? मुद्रा राक्षस किसने लिखा? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो कालिदास, कौटिल्य, विशाखदत्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस क्या है? तो यह एक नाटक है। मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है। और कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। मुद्रा राक्षस में चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। मुद्रा राक्षस की कथा वस्तु प्रख्यात है, फेमस है। इसमें अपनी मुद्रा को अपने ही विरुद्ध प्रयुक्त होते देखकर राक्षस स्तब्ध या विवश हो जाता है। इस पुस्तिका में बताया गया है कि चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के बाद चाणक्य द्वारा राक्षस की राजनैतिक दावों को विफल कर देने की कथा को 7 अंकों में व्यक्त किया गया है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदवंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंदवंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो शुंग, मौर्य, कुषाण, गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। यानी घनानंद कौन था? नंदवंश का शासक था। और नंदवंश की स्थापना किसने किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। नंदवंश की स्थापना किसने किया था? महापद्मनंद ने। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद की हत्या कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में। चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर जो PYQs है वहां से लिए गए हैं और सारे ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को एंड तक जरूर देखें और ऐसे ही अन्य टॉपिक्स की जानकारी आपको देती जाती रहेंगी हमेशा और दी जाती रही है। तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? स्वामी, दुर्ग,
प्रेक्षा, मित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेक्षा। इसका आंसर हो जाएगा प्रेक्षा। अर्थशास्त्र में जो उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा है, इसमें जो एक राज्य है उसके लिए सप्तांगों के बारे में बताया गया है। तो उसमें सबसे पहला स्थान आता है स्वामी का। उसमें सबसे पहला स्थान आता है स्वामी का। स्वामी के बाद अमात्य, फिर राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र का वर्णन मिलता है। स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष एवं मित्र का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रेक्षा का वर्णन नहीं मिलता। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही कार्यक्रम में है? इनमें से कौन सा सही क्रम में दिया गया है? मौर्य, कुषाण, हर्यक, गुप्त, हर्यक, मौर्य, कुषाण, गुप्त, हर्यक, कुषाण, गुप्त, मौर्य, कुषाण, हर्यक, मौर्य, गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हर्यक वंश कब से कब तक है? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार। मौर्य वंश कब से कब तक है? तो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। इसके संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी? तो चाणक्य की सहायता से घनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना किया। कुषाण वंश फिर 550 से कुषाण वंश की स्थापना 319 ईस्वी में होती है और 319 से 550 ईस्वी तक कुषाण वंश का शासन माना गया है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? यक्षी, पालवाहक, हाथी, धौली में, मथुरा में खड़े बुद्ध की मूर्ति या रामपुरवा सांड शीर्ष स्तंभ लेख। तो इनमें से कौन सी मूर्ति कला मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में खड़े बुद्ध की मूर्ति। मथुरा में खड़े बुद्ध की जो मूर्ति का उल्लेख है वो मौत्तर काल से प्राप्त होता है, ना कि मौर्य काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशस्ति का क्या अर्थ है? प्रशस्ति का क्या अर्थ है? प्रशस्ति एक शिलालेख था, यह एक तांबे की तस्करी थी, यह धातु की तस्तरी पर एक राजसी चार्टर था, या फिर राजा की स्तुति थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा की स्तुति। प्रशस्ति का अर्थ होता है राजा की स्तुति करना। प्रशस्ति में राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख होता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल एक ही शिलालेख है, केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? भाब्रू, निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, रुम्मिन देई स्तंभ शिलालेख, बराबर गुफा शिलालेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुम्मिन देई स्तंभ शिलालेख। रुम्मिन देई स्तंभ शिलालेख में अशोक ने करारोपण का उल्लेख किया है। यह शिलालेख नेपाल की तराई में स्थित है और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ धार्मिक कर को माफ कर दिया तथा भूमि कर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो कौन सा अभिलेख है ये? रुम्मिन देई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है? उत्तर काले पॉलिश्ड मृदभांड, मंडलकूप, पक्की ईंटें, चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तर काले पॉलिश्ड मृदभांड, मंडलकूप,
पक्की ईंटें, चित्रित धूसर मृदभांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तर काले पॉलिश मृदभांड, मंडलकूप, पक्की ईंटें, अशोक के अभिलेख, यूनानी यात्रियों के विवरण इत्यादि मौर्य काल के पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत हैं, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक कालीन इतिहास से संबंधित हैं। जो ये चित्रित धूसर मृदभांड हैं, ये किससे संबंधित है? तो ये वैदिक कालीन इतिहास से संबंधित हैं, वैदिक कालीन इतिहास से संबंधित हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? अशोक के लेख, चित्रित धूसर मृदभांड, यूनानी लेखकों के विवरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इनमें से कौन सा किसमें मौर्य काल का इतिहास नहीं मिलता, मौर्यकालीन साक्ष्य नहीं मिलता? अशोक के लेख, इससे मौर्यकालीन अभिलेख मिलते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड नहीं, चित्रित धूसर मृदभांड से किसकी जानकारी मिलती है? वैदिक कालीन इतिहास की, बी कट जाएगा। यूनानी लेखकों के विवरण, इससे भी इतिहास मिलता है मौर्यकालीन, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे भी जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड से किसकी जानकारी मिलती है? तो चित्रित धूसर मृदभांड से वैदिक कालीन इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। आगे इसमें बताया गया है कि अशोक के अभिलेख, यूनानी लेखकों के विवरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि से मौर्य काल के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध वैदिक सभ्यता से है। इसलिए इसका उपयोग मौर्यकालीन इतिहास ज्ञान के स्रोत के रूप में नहीं किया जा सकता। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किस वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? तो किस वर्ष में पढ़ा था इन्होंने? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था, संघर्ष कब हुआ था? लगभग 209 में, लगभग 207 में, लगभग 305 में, लगभग 203 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 305 में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस को ब्यास नदी के तट पर पराजित किया। इसमें सेल्यूकस की पराजय हुई और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से वैवाहिक संबंध दोनों राज्यों के मध्य स्थापित हुआ। मतलब कि जब सेल्यूकस हार जाता है तो वो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करा देता है और चंद्रगुप्त से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है एवं दोनों राज्यों के मध्य मेल भाव हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं, प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की गई? तो मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग या इंडो ग्रीक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, विशाख दत्तकृत, मुद्रा राक्षस, बिसल निम्न कुल का बताते हैं। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को
सामाजिक संगठन का आधार माना है तथा चारों वर्णों के व्यवसाय को निर्धारित किए हैं। इस राजवंश में पहली बार शूद्रों के द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की। शूद्रों को शिल्प कला एवं सेवा वृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फ्रेंड्स, ऐसे ही अन्य क्वेश्चन के लिए एवं प्रैक्टिस सेट के लिए, PYQ के लिए आप हमसे जुड़ना ना भूलें। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।